यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस तरह चीजें तुम्हारे देश में चल रही हैं, ठीक है ना। द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स मीन्स, फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस। See, the constitution will give you a provision regarding who is your prime minister and who is your union council of ministers. But it will not tell you how a constitution should work on ground. ग्राउंड पर काम कैसा होना चाहिए, या फिर जस्टिस, yes, it is a value in your constitution, but how actually social justice is happening with the old age people, with the women, with the children, with the scheduled castes and scheduled tribes, with the economically weaker sections? Are they doing well? Are they doing not doing well? The urban rural divide, the digital divide, ये सारी सोसाइटी की चीजें हैं, सोशल जस्टिस की चीजें हैं, GS1 वाली। वो हम यहाँ पर एनजीओ, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड एनजीओ एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है उसमें, लेकिन यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या कोऑपरेटिव्स हो गए, वो तो चलो है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड कि किस तरह से चीजें काम कर रही हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, ये डिफाइन करता है तुम्हारा संविधान कि मोदी में और लेटेस्ट से मनोहर लाल खट्टर में, सीएम में और पीएम में क्या रिलेशंस होने चाहिए, बट क्या एक्चुअली अच्छे हैं या नहीं, वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। संविधान को एक तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन संविधान की जो असली आत्मा है, जो उसका सोल है, वो ग्राउंड पर हमें दिखता है, वो संविधान की किताब के बाहर दिखता है हमें। तो जो वो दिखेगा हमें, वो हमें यहाँ पर चीजें पढ़नी है। GS2 कॉन्स्टिट्यूट्स बोथ द थिंग्स, ये भी और ये भी। और नेचुरली ये चीजें स्टैटिक रहेंगी, मतलब एक बार बन गया ठीक है, अमेंडमेंट भी होगी, संशोधन भी हो गया संविधान का, ठीक है, कोई खास बात नहीं। ये एक्चुअली में करंट अफेयर्स, यहाँ तुम अखबार से पढ़ोगे वही चीजें, जो ये चीज है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स। अब गवर्नेंस को मैं एक बार डेफिनेशन तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज गुड गवर्नेंस एंड हाउ इट इज हैपनिंग एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इट, दिस यू विल कम टू नो ओनली बाय योर करंट अफेयर्स। देयर इज नो अदर मीडियम। मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता, भगवान भी तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है ना। वो सिर्फ द हिंदू या कोई करंट अफेयर की मंथली मैगजीन की बुकलेट तुम्हें बता सकती है। और ट्रेंड ये है, मेंस के हिसाब से अगर हम चलें तो अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन आईआर के अलग कर दो, 80-100 नंबर का आईआर अलग कर दो, 150 नंबर का ये अलग कर दो, 150 नंबर में भी अगर आप देखें तो इसका रेशो 1:2 रहता है। अगर 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 क्वेश्चन करंट से ही आएंगे, और आईआर सारा का सारा करंट से ही आएगा, वो उसकी कोई किताब है ही नहीं। एक आपको और भी चीज बता देता हूँ, किसी भी पहलू पर जो भी तुम यूपीएससी के लिए कर रहे हो, तुम्हें कुछ चीजें पता होनी बहुत जरूरी होती हैं। लेट अस से विमेन, विमेन की अगर हम बात करें, ये लो अब विमेन बन गई। अब अगर, हाँ, गुस्सा भी दिखा दो, सो गुस्से वाली राइट। अब अगर विमेन की हम बात करें, तो एक तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन है विमेन के लिए, आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या औरतों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है और डीएसपीज में है। कई बार होता है, कई बार नहीं होता। बूढ़ों के लिए यहाँ पर है, एफआर में नहीं है कुछ भी, ओल्ड एज के लिए एफआर में नहीं है, लेकिन डीएसपीज में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। समझ में आ रहा है? देयर इज नो ड्यूटी एज सर्विंग द ओल्ड पीपल ऑफ इंडिया, बट यस देयर इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की स्टेट को जो है ओल्ड एज में उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है, या उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन करनी है, प्रोविजंस है। सिमिलरली लेबरर्स के लिए फंडामेंटल राइट्स में नहीं है कुछ भी। हाँ, फोर्स लेबर वाला क्लॉज जरूर है, वहां से आप बोल सकते हो। ऐसी चीजें आपने ध्यान रखनी है प्रीलिम्स के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन होती है, फिर होती है कोई भी एक्ट, हाँ, जो तुम्हारा लेजिस्लेचर बनाएगा। विमेन के लिए कोई भी एक्ट अगर आपको पूछ लेता है। तीसरी चीज होती है कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट। तो ये एक जुडिशियल लॉ अगर विमेन के लिए कुछ भी बना है। देन चौथी चीज होती है कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, नीति। पांचवी चीज होती है कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम। छठी चीज हो जाएगी कोई भी रिपोर्ट, कोई कमीशन बैठा है, कमेटी बैठी है, कमीशन बैठा है।
ये मेरे लिए ही जरूरी नहीं है। आप दीपेंद्र ढींगरा का एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, शाहिद अली का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हर हर बंदे के लिए जरूरी है। एनवायरनमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कोई एक्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई बॉडी भी हो सकती है। Here there can be a body also, National Commission for Women, National Green Tribunal, Green Benches of the Supreme Court, या Social Justice Bench of the Supreme Court. Let us understand why are we studying this chapter, why are we studying this subject. So, Constitution, Constitutionalism, Constitutionalist, फिर एक और टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके जगह खत्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस, ये मेरे ख्याल एथिक्स का क्वेश्चन था। ये एथिक्स में क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आया हुआ है, आया पॉलिटी से हुआ है लेकिन डायरेक्ट एथिक्स में डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना। सो दिस इज अ लग्जरी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, ये सारी चीजें हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन बच्चों? यस, एनी डाउट टू एनीवन? योगिता, सोना, काम्या, शीतल, एकजोत, साहिल, रमन, एनीवन? संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या है, विद्यापीठ से ही शुरू करता हूं मैं फिर से। लेट्स कम टू विद्यापीठ। विद्यापीठ आईएएस अकेडमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ भी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं चलता, हर चीज अपने सिस्टम से, अपने प्रोसेस से चलती है। उदाहरण तौर पर आप लोगों ने कुछ पढ़ना है, मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ना है, तो उसके लिए आप लोगों को एक अच्छा क्वालिफाइड टीचर चाहिए होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब वो टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्या वो पीएचडी होना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, चाहे वो बीटेक ही हो, नालायक इंजीनियर ही हो, फिर भी वो आपको पॉलिटी पढ़ा सकता है। लेकिन उसके अंदर वो खास गुण यूपीएससी रिलेटेड कोचिंग के होने चाहिए, या यूपीएससी के एफर्ट्स जो लगते हैं एस्पिरेंट्स के, वो उसको बखूबी पता होने चाहिए कि क्या उनकी स्ट्रगल होती है, किस तरह से उनको पढ़ना है, किस तरह से उनको सब्जेक्ट को संभालना है, किस तरह से उनको याद रहेगा, किस तरह से उनको प्रैक्टिस करना है, कैसे आंसर्स उनको लिखना है, ये सारी। ऑल राइट, ओके, कोई बात नहीं। तो किस तरह से सारी चीजें चलनी चाहिए ये उस टीचर को पता होना चाहिए। डज हिज एज मैटर? नॉट एट ऑल। तो ये एक हमारी अपने किस्म की एलिजिबिलिटी है कि उसका ओरेशन अच्छा होना चाहिए, थ्रो अच्छा होना चाहिए, उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके से बात को समझा सके, उदाहरण दे सके, एग्जाम्पल्स दे सके। ये भी एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। तो विद्यापीठ में पहली चीज तो ये हो गई, टीचर कौन बन सकता है, और फिर ये भी है कि विद्यापीठ में कौन कौन आ सकता है। नॉट ऑल पीपल कैन एंटर विद्यापीठ, पीपल विल एंटर विद्यापीठ ओनली फॉर वन थिंग, दैट इज विद्या। सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड कोई चीज अगर क्वेरी है, सिर्फ हम वो एंटरटेन करेंगे। तो विद्यापीठ का काम या विद्यापीठ के फंक्शन भी आपको पता चल गए, और विद्यापीठ को कौन कौन मैनेज करेगा, कौन कौन चलाएगा। हमारा सपोर्ट स्टाफ होगा, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स होंगे, हमारे टीचर्स होंगे, हमारा ये सफाई कर्मचारी भी हमारे यहाँ होंगे, हमारा क्लीनिंगनेस स्टाफ वो हमें सपोर्ट करेंगे, हर चीज, इलेक्ट्रिशियंस होंगे। अभी गर्मियां आएंगी, जैसे अभी गर्मी नहीं, अभी सर्दी चल रही है, या गर्मियां आएंगी तो एयर कंडीशनर्स को ठीक करने वाले या सर्विस करने वाले होंगे, और आप लोगों का मटेरियल बनाने वाले जो हमें पर्दे के पीछे सपोर्ट करते हैं, हमारे कंटेंट डेवलपर्स जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है, वो भी होंगे हमारे साथ यहाँ पर। तो हर बंदे का एक अलग किरदार है यहाँ पर, हर बंदे का एक अलग पार्ट है यहाँ पर। इसी तरह हम यहाँ पढ़ाकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आप लोगों के पेरेंट्स की हार्ड अर्नड मनी उसको आप यहाँ पर जमा कराते हैं। उससे बड़ी चीज आप लोगों का ट्रस्ट। आप लोग पैसा तो कहीं भी दे सकते हैं आप,
फिर आप लोगों का विश्वास जो लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, आप लोगों के पेरेंट्स जब आते हैं और वो और हम उनको विश्वास दिलाते हैं दैट यस मैम, यस सर, वी विल डू जस्टिस टू योर चाइल्ड, जस्टिस। तो हम ये सारी चीजों का उनको विश्वास दिलाते हैं, ये सारी वैल्यूज हम आपके पेरेंट्स को देते हैं कि हाँ, हम इन चीजों को एश्योर करेंगे। सो सारे स्टेक होल्डर्स की राइट्स, ड्यूटीज, उनकी ऑब्लिगेशंस, उनकी पावर्स, ये सारी चीजें, मतलब आपको एक चीज और पता चल रही होगी, अगर ये पावर्स आर्बिट्रेरीली कोई भी बंदा कैसे भी चला रहा है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस बच्चे का जब दिल कर रहा है वो आ रहा है, जिस टीचर का जब दिल कर रहा है वो आ रहा है, उसका जो दिल कर रहा है वो पढ़ा रहा है, सिलेबस की तरफ फोकस नहीं दे रहा, सिलेक्शन की तरफ फोकस नहीं दे रहा, यूपीएससी का उसको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह बच्चों का भी है। यू ऑल हैव दोज राइट्स एंड यू ऑल हैव दोज ड्यूटीज ऑल्सो। सो इसी तरह इसका मतलब विद्यापीठ एक सिस्टम से चलेगा, तब विद्यापीठ आगे बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, कोई पावरफुल नहीं रहेगा, पावर वैक्यूम आ जाएगा, कोई ना कोई आतंकी यहां पर आ जाएंगे, अनसोशल एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे, एक दिन बंद हो जाएगा। सिंपल, मैं तो ब्लंट बोल रहा हूं। अगर हम हरकतें अच्छी नहीं रखेंगे, अपना आचरण अच्छा नहीं रखेंगे विद्यापीठ में, स्टूडेंट्स विल नॉट अपीयर। अगले साल नोबडी विल टर्न अप टू विद्यापीठ कि सर हमें पढ़ाइए, आप हमें कोचिंग दीजिए। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो एक सिस्टम से हमें इन सब चीजों की मर्यादा रख के चलना होगा। तो ऑब्वियसली ये रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी पावर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, ये ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद्यापीठ का, ये सारा का सारा एक किताब में लिखा होगा, जो होगी रूल बुक ऑफ विद्यापीठ आईएएस। एंड आई कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विद्यापीठ। इसी तरह अगर मैं विद्यापीठ को मैग्नीफाई कर देता हूं, एक कंट्री की बात करता हूं, इंडिया में भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सिटीजन्स हैं, पुलिस वाले हैं, जजेस हैं, सरकार है, मीडिया है, मंदिर है, आपके माँ बाप हैं, फैमिलीज हैं, चर्च है, एवरीथिंग इज देयर। हर कोई है यहाँ पर। और अगर ये स्टेक होल्डर्स की मैं राइट्स, ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पावर, ये सब चीजें डिफाइन करना चाहता हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 35 साल के हो तो प्रेसिडेंट बन सकते हो और भारतीय होने चाहिए, अमेरिका की तरह जरूरी नहीं भारत में पैदा हो। अब रोहिंग्यास भी क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जो सीए थी, अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से कोई पाकिस्तानी भी, एक्स पाकिस्तानी या फॉर्मर पाकिस्तानी भी क्या तुम्हारा प्रेसिडेंट बन सकता है। सरदार होना चाहिए या वहां की माइनॉरिटी होनी चाहिए, कोई अफगानिस्तानी भी अब तुम्हारा प्रेसिडेंट बन सकता है बाय नेचुरलाइजेशन, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाए। यस, दिस इज अ टेक्निकल थिंग। तो यहां पर सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हमने विद्यापीठ के बारे में देखे थे, वही एस्पेक्ट्स अगर अब मैं मैग्नीफाई करके इंडिया के बारे में बोलूं, तो इंडिया के रूल्स, इंडिया के रेगुलेशंस, स्टेक होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, कैसे उनको गवर्न करना है, उनके वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको आंसरेबल है, अगर वो गलत करते हैं तो उनके साथ क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें इंडिया की एकमात्र रूल बुक के अंदर लिखी हुई हैं, जिस रूल बुक को मैं बोलता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। सबको समझ में आया? तो यस, ऑनलाइन पीपल, हैव वी ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन नाउ? तो एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूशन किसी का भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्री में, या तुम्हें वैसे ही पूछ लेगा। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द पॉस्को एक्ट, या व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द, कोई लेटेस्ट बिल कौन सा पास हुआ है, कोई हुआ है लेटेस्ट? मान लो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, व्हाट इज द प्रीएम्बल टू द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट? तो प्रीएम्बल मतलब वो एक्ट जो है उसका पहला पार्ट। सो जिस तरह से प्रीएम्बल भी किसी भी चीज का एक प्रीफेस या प्रीफिक्स हो सकता है, ट्रेलर हो सकता है, उसी तरह किसी भी संस्था का अपना संविधान या अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जिस हिसाब से वो संस्था काम करती है। कांग्रेस वर्किंग कमिटीज आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, जो गांधी को एम्पावर करा करती थी, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से चल रही थी। ऐसे ही नहीं कोई भी कांग्रेस में आ सकता, कांग्रेस में जा सकता। कांग्रेस अगर रिजाइन करना पड़ेगा तो फॉर्मली कमिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हाईकमान को। सिमिलरली जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या सीपीसी चाइना, सबका कोई ना कोई प्रोटोकॉल है जिस हिसाब से
वो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी भी चीज का हो सकता है। यस माय ऑनलाइन पीपल, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन? देन आई विल मूव फॉरवर्ड। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखो जब मैं किसी भी चीज के आगे इज्म लगा देता हूं ना, हाँ, वो उसका स्पिरिट बन जाता है, वो उसका एसेंस बन जाता है, या फिर एक सिंपल टर्म्स में उसका मूल भाव बन जाता है कि वो चीज एक्चुअली ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। उस चीज का एक्चुअली में उस चीज की आत्मा को मैं इज्म से रिप्रेजेंट करता हूँ। इज्म मीन्स, अगर आइडियोलॉजिकल टर्म्स में देखें, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ कल्चर। हिंदू कौन होता है? जो हिंदुइज्म प्रैक्टिस करता है। तो हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यू कैन से इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ हु, कौन? किसी भी इंसान का, किसी भी स्टेक होल्डर का। आप सिटीजन्स भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एडहेयर कर सकते हैं, आपकी सरकारें भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एडहेयर कर सकती हैं, आपकी जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एडहेयर कर सकती है, आपके टेम्पल्स भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एडहेयर कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते। दलित को मत आने दो अपने मंदिर में, आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का या संविधानवाद का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं, सिंपल। उसको असम्मानित कर रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं आप। वैसे तो एक किताब है, किताब को क्या दूषित करेंगे आप? नहीं कर सकते। लेकिन उस किताब को जला दो, या उसके एसेंस को या उसकी प्रैक्टिकलिटी को खत्म कर दो, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दर्शाता है। इट मींस एडहेरेंस टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडहेरेंस टू द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप संविधान की जो मान मर्यादा है, जो स्पिरिट है, जो उसके सिद्धांत हैं, उन चीजों का ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे आप। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये टर्म इजाद किसने करी? जॉन लॉक। एक थिंकर हुआ करते थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे, जॉन लॉक। ओके, नाउ यू टेल मी योगिता, and you tell me Raman, why am I associating constitutionalism with John Locke? Try it, write down, लिखो जल्दी, बताओ मुझे लिखकर जल्दी। जॉन लॉक के साथ मैं क्यों जोड़ना चाहता हूं संविधानवाद को? ओके, व्हाट अबाउट यू योगिता, व्हाट डू यू थिंक? रमन ने जो सोचा उसने बोला, आप बताइए, ट्राई इट। देखो एक्चुअल में क्या था, जॉन लॉक कौन सी आइडियोलॉजी का थिंकर था? लिबरल आइडियोलॉजी का थिंकर था। ये चाहता था कि इंसान को कोई परेशान ना करे। कौन कौन परेशान ना करे? एक तो माँ बाप परेशान ना करे, सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं, फैमिली, स्टेट, चर्च, ऑन द होल सोसाइटी, एनीवन। बिकॉज व्हाई? मैन हैज, उसके अंदर दिमाग है, उसका दिमाग खराब नहीं है। ये ना, दिमाग खराब नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हो, है ना? तुम अपने बारे में, तुम्हें पता है कि अच्छा और बुरा क्या है। इसीलिए तुम्हें किसी बाहर के ज्ञानी की जरूरत नहीं है जो तुम्हें गवर्न करे, तुम्हारी जिंदगी पर अपना हक रखे। ये किसी और को हक नहीं है, ये हक सिर्फ तुम ही लोगों का है। ओके, मॉडर्न थिंकर हु एक्सपीरियंस पीस, रेवोल्यूशन ऑफ पावर। ओके, सो हाँ, तो इंसान जो है वो हर चीज से सुपीरियर होता है, और एक अकेला इंसान को किसी पूरे लार्ज ग्रुप के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसके जो मन में आएगा वो करेगा। इंडिविजुअल हैज टू बी द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी। पूरा अर्थ एक तरफ और एक इंडिविजुअल एक तरफ। यस, इसका यही मतलब है। तो यहां पर भी अगर मैं एज अ सिटीजन देखूं, क्योंकि ये कौन सी ट्रेडिशन का बंदा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन आज है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी इन्होंने तब दी थी 1500-1600 में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? ये एक सोसाइटी में हर बंदे के साथ हर बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है। याद करो, आपके संविधान के भी पहले 3 शब्द यही है, वी द पीपल।
भारत के हम लोग ये चाहते हैं कि भारत कैसा हो, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। तो यहां पर भी ये सबका सबसे करार है। तो जॉन लॉक ने भी यही कहा कि मैं जो हूं, मैं इंसान अकेला हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तो इसने सबसे पहले इंसान का रिलेशन जो स्टेट के साथ था, उस संदर्भ में या उस कॉन्टेक्स्ट में इसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन या परिभाषा दी थी कि संविधानवाद ये है कि जो तुम्हारी आज की चयनित चुनी हुई सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, वो सरकार तुम्हारी जो राइट्स हैं, जो तुम्हारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो हक हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। और सरकार भी अगर उनका उल्लंघन करेगी तो वो एक्चुअल में किसका उल्लंघन करेगी? संविधान का। तो सरकार को भी संविधान की चार दीवारी के अंदर रहकर ही काम करना है, शासन करना है। और यही शासन क्या होगा? सुशासन होगा। दिस वुड नथिंग बी बट अ गुड गवर्नेंस। अगर सरकार संविधान के हिसाब से प्रॉपर काम कर रही है, यही तो गुड गवर्नेंस हुई। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार मेरी संविधान के हिसाब से काम कर रही है। संविधान क्या है? जो लिखा हुआ, जो लिखित, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जिसके हिसाब से सब लोगों ने चलना है। तो सरकार को इस डॉक्यूमेंट की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना। मतलब इन स्पिरिट, according to John Locke, constitutionalism was a term which put the limit on the authority of the state, government of the, कि सरकार ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था पिछले साल, पता नहीं आपको बताया था किसको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लोग सोचते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लोगों के खिलाफ है। अरे भैया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुम्हारे हित में भी काम करती है। कैसे काम करती है तुम्हारे हित में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? हाँ, तुमने जज साहब को गाली दे दिया, तुमने दे दिया, तुम्हारा दिल था, तुमने गाली दे दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच तुमने कोशिश करी एक्सरसाइज करने की, तुमने गाली दे दी जज को, और अच्छी पंजाबी वाली गाली, लोहड़ी चल रही है तो पंजाबियों वाली गाली तुमने जज को दे दी। अब जज को आ गया गुस्सा, अब जज ने तुम पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया, 10 साल कैदे बामुशक्कत। क्या जज ऐसा कर सकता है? नहीं। अब एक्ट ऐसा नहीं बोलती। एक्ट वो, यस, एक्ट वो पनिशमेंट की भी एक बाउंड्री प्रिस्क्राइब करती है कि जज कहीं अपनी पर्सनल एनिमिटी तो नहीं खराब कर रहा, मतलब निकाल रहा तुमसे, आपसी रंजिश में या भावुक होकर तो कोई वो नहीं दे रहा, जजमेंट दे रहा। समझ में आ गया? या 5 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया जज ने, है 2000 रुपए की बात, जज ने 5 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। जज को गाड़ी वाड़ी अपडेट करवानी होगी या कुछ जरूरत होगी, पेंट वेंट कराना होगा छतों को, जज ने तो लगा दिया उसमें जुर्माना 5 लाख रुपया। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो संविधानवाद जो है वो तुम्हें ही नहीं रोकता, देखो तुम्हें भी रोकेगा, तुम्हें भी रोक सकता है, वो किसी को भी सकता है। लेकिन ये रुकावट एक्चुअली जॉन लॉक ने किसके लिए लगाई थी? सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ, जो शासन कर रहे हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, उन लोगों पर ये रुकावट लगी थी। तब ये टर्म बनी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और ये उसी एरा में पैदा हुए थे जब कॉन्स्टिट्यूशनवाद स्टार्ट हुआ था, जब एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनने शुरू हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन इन लेमैन टर्म कैन आल्सो बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर समाज के एक नागरिक का या हर स्टेक होल्डर का एक दूसरे स्टेक होल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ नागरिकों का नहीं, स्टेट का सिटीजन्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। द स्टेट शैल नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वो बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। समझ में आया? तो स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। Article 21 is the social contract between what? Between the citizens and the states. Article 14 is also a social contract. Actually, fundamental rights are a social contract between the citizen and the states. Also between the citizens and the citizens, how? Untouchability. मोदी जी अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे, तुम करोगे। मोदी जी नहीं करेंगे अनटचेबिलिटी, पीएमओ थोड़ी करेगा अनटचेबिलिटी, अनलेस पीएम के बाहर लिखा हो दलित्स आर नॉट अलाउड।
unless PMO के बाहर लिखा हो Dalits are not allowed, then the PMO is exercising untouchability, practicing untouchability. अगर तुम्हारे घर में दलित्स अलाउड नहीं है, then you are practicing untouchability. तो ये तुम्हारे बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट है और स्टेट और तुम्हारे बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट है इन लेमैन टर्म्स. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म means a contract between you people and the state, and it limits the authority of state. In other sense, it can also be termed as that adherence to the values of constitution in spirit. कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर कुछ कहा और तुम उसको एडहेयर करो, वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है. इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो. कैसे? तुमने बोल दिया जी, हमारे प्रियम्बल में तुमने एक टर्म डाल दी समानता या इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या करा, तुम लोगों ने दलितों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखी मान लो, या आदिवासी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं रखी, और या फिर रिजर्वेशन रख भी दी. लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो 1000 बंदे अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 5 या 10 बंदे ही शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी कैटेगरी से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से आईएएस बन रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर से निकल रहे हैं. पोर्ट ब्लेयर में सेंटर तक नहीं रख रहे तुम मान लो, या लेह लद्दाख में कोई सेंटर तक ना हो यूपीएससी का. सोचो, लद्दाख में सोचो कोई यूपीएससी प्रीलिम्स लिखने का या मेंस लिखने का सेंटर ना हो, तो कितनी बड़ी इनइक्वालिटी हो जाएगी उन लोगों के साथ. दैट इज नॉट इक्वालिटी, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर लेह लद्दाख में या कश्मीर में सेंटर ना हो, इट इज नॉट इक्वालिटी. या फिर एक ऐसी स्टेट को बिलोंग करते हो जहां इंटरनेट शटडाउन रहे, 1 महीना 2 महीना 1 साल इंटरनेट ही ना रहे. सोचो, कोई बाबू नहीं, कोई सोना नहीं, कबूतर ढूंढ रहे हो खत डालने के लिए. ग्लोबल वार्मिंग ने कबूतर वैसे ही मार दिए. एक तो कबूतर सरकार मारती है, एक ग्लोबल वार्मिंग मार देती है कबूतर. तो कबूतर ना जा ना आ, कबूतर इज नॉट गोइंग. इंटरनेट है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारी जिंदगी वीरान हो गई है ना, हताश निराश, ये सब चीजें हो गई तुम्हारी जिंदगी. तो ये क्या है? दिस इज नॉट इक्वालिटी. इक्वालिटी शुड बी जिस तरह से टकाटक यहाँ के लड़के रात को चैटिंग कर रहे हैं, उसी तरह कश्मीर वालों को भी अलाउड हो. या यहाँ के लड़के अमेजोन से, यहाँ की लड़कियां अमेजोन से लिपस्टिक बिंदी मंगा रही हैं, उसी तरह कश्मीर वालियों को भी अलाउड हो. भैया, राइट, फ्रीडम ऑफ इंटरनेट तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए ना. दैट इज इक्वालिटी. सो ऑन पेपर, यस, यू हैव इक्वालिटी. अ कश्मीरी इज इक्वल टू अ पंजाबी, a Dalit is equal to a Brahmin, but he is not allowed to enter the temple. So that is an ullanghan, that is a violation of constitutionalism. Means on paper, yes, Hindu temples are thrown open to everyone, लेकिन वहां जाकर पंडित जी तुम्हें घृणा से देखते हैं कि आ गया दलित कहीं का, आ गया आदिवासी कहीं का, आ गया मुसलमान कहीं का, आ गया हिंदू कहीं का. They are discriminating against you. So this is not constitutionalism. मतलब स्पिरिट, मतलब ग्राउंड पर भी उस चीज का एसेंस तुम लोगों को समझ में आए. हजारों तरीके हैं जिस तरह से आप इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछी थी ना, तो ये डिफाइन करना था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है. वहीं से तो फिर मॉरल और इमोरल चीजें निकलेंगी. मोरालिटी इज एडहेरेंस एंड इमोरालिटी इज नॉन एडहेरेंस. लीगैलिटी इज समथिंग एल्स. Any doubt? यहां तक ऑनलाइन पीपल? यस. कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ये वो बंदा है जो संविधानवाद में विश्वास रखता है. एक इंसान ऐसा होता है जो, दो तरह के इंसान होते हैं बेसिकली. एक जो लॉज में विश्वास रखता है, लॉ से ही आपकी स्टेट आती है, लॉ से ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, लॉ से ही रूल या कॉन्स्टिट्यूशन से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं. यहीं से सारे सिस्टम आते हैं, यहीं से सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, यहीं से स्टेट अथॉरिटी के सिंबल्स आते हैं, जैसे कि स्कूल, बिजली के खंबे, और कोर्ट आएगा, रोड आएगी, रेल आएगी, सब कुछ, सिपाही आएंगे, आर्मी आएगी, यहीं से आ रहे हैं सब कुछ. एक इंसान तो होता है जो लकीर का फकीर होता है, वो इन सब चीजों में विश्वास रखता है. जो आपकी सरकार है
सरकार के होने में और सरकार के ये सारे के सारे पहलू होने में उस इंसान को अच्छा लगता है। That person is comfortable with all these features, all these legal features of a state or of a constitution or of a law. लेकिन एक दूसरा इंसान होता है जिसको ये सब इंसानियत से बाहर वाली चीजें पसंद नहीं है। उसको सिर्फ इंसान पर विश्वास है, उसको सिर्फ मैन की नेचर और मैन की एबिलिटीज पर विश्वास है, उसको इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है लेकिन ये सेकेंडरी है। सबसे पहला आत्मशक्ति है, आत्मनिर्भरता है, तुम्हारे अंदर का इंसान है, विवेक है तुम्हारा, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तुम्हारी रीजन है। वो इंसान इन चीजों को बहिष्कार कर देता है। वो इंसान कहता है कि स्टेट जो है या संविधान जो है या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जो पुलिस का डंडा है, ये कोर्सिव है, ये तुम्हारी अपनी कमजोरियों के कारण है। आ गया समझ? कौन है? गांधी। गांधी को संविधानवाद में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक वक्त पर उसने विश्वास किया, उसने प्रे पेटिशन प्रोटेस्ट किया। दक्षिण अफ्रीका में उसने अंग्रेजी हुकूमत को बहुत सारे लेटर लिखे। इंडिया में आकर भी उसने केक खाने, चंपारण सत्याग्रह से पहले उसने यहाँ की सरकार को कई सारे लेटर लिखे, लेकिन सरकार को गुहार लगाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो अंधा कानून था लिटरल सेंस में। इसलिए गांधी ने कहा कि भैया मुझे इस संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। आई एम अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। मुझे संविधान अच्छा नहीं लगता। एक और इंसान था, कार्ल मार्क्स। एक तो बिल्कुल चिकना था, क्लीन शेव, सिर से भी और हेयरलेस, एक बिल्कुल बिल्कुल हाँ दाढ़ी मैन, बिल्कुल, है ना, जंगली वहशी। सो एक तो थे गांधी, जिन्होंने कहा कि स्टेट और ये लॉज वगैरह ये सब तुम्हारी कमियों के कारण बनाए गए हैं। ऑब्वियसली अगर क्लास शांति से बैठे तो टीचर को क्लास मॉनिटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सेक्शन ए जो होता था उसमें यूजुअली क्लास मॉनिटर नहीं होते थे। ए बी सी डी तक जाते जाते क्लास मॉनिटर भी समझ नहीं आता था किन में से चुने, जो चुनेंगे वही गुंडा मवाली होगा। तो सेक्शन बी और सी में थे सक्सेसफुल क्लास मॉनिटर्स। यूजुअली हमारे यहाँ ये ट्रेंड देखा गया था। मैं तो डब्ल्यू सेक्शन में था नीचे से शुरू होती थी मेरी क्लास की गिनती। तो या तो गांधी तो थे मेरे टाइप के जो बोलते थे कि ये सब बेकार है। एक थे कार्ल मार्क्स। गांधी ने इनको बेकार कहा तुम्हारी अपनी कमियों के कारण। कार्ल मार्क्स ने इनको बेकार कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है, ये स्टेट सिर्फ अमीरों के लिए है, ये संविधान सिर्फ अमीरों के लिए है, ये कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीबों के लिए, काम करने वाले वर्कर्स के लिए, ट्रेड यूनियंस के लिए, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बुर्जुआ क्लासेस ऑफ द रिच। इट वर्क्स इन द एड ऑफ द रिच। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों बंदे थे अनार्किस्ट, ये संविधान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखा करते थे। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वो होता है जो हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में रहकर ही काम करना चाहता है। कई सारे एग्जाम्पल है। मोहम्मद अली जिन्ना इसका एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है। बदरुद्दीन, मॉडरेट सारे ही तुम लिख सकते हो। और अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट रहे हैं जिन्होंने आपका संविधान भी बनाया है। जो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन भी थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाकी 7 मेंबर्स जो हैं, ए आई एंगर वगैरह, वो सब याद रखना, पॉलिटी की बुक में लिखे हुए हैं। 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद कैसे रखना है कि 4 आ जाएं तो आप चुन लो, ठीक है, ध्यान में रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो इस तरह के इंसान थे। अब दो और, ओके, यहां तक ये भी समझ में आया सबको। देन आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टर्म्स जो मेरे पास लिखी हुई हैं। या ओके, यहां मैंने एक और चीज लिखी है, गांधी वॉज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड एक और चीज मैंने लिखी है कि इन अदर वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। अगर मैं ये सवाल आपको पूछ लूं तो इसका जवाब भी ये है, लॉ ऑफ द लैंड। व्हाट इफ आई से Constitution is the
बेसिक लॉ मैंने ये कई दफा बताया है कि स्टेट में 4 बेसिक चीजें होती हैं। पहली चीज वहां के लोग, दूसरी चीज वहां की टेरिटरी या लैंड, तीसरी चीज वहां की अथॉरिटी, चौथी चीज वहां की इंडिपेंडेंस या फिर सॉवरेनिटी, वहां की आजादी। तो जो ये लोग हैं, ये ऑब्वियसली हवा में नहीं रहते होंगे, ये लैंड पर रहते होंगे। और इसी लॉ ऑफ द लैंड पर, इसी लैंड पर इस स्टेट की अथॉरिटी है। इसकी अथॉरिटी इस लैंड से बाहर नहीं है। ये लोग अगर पाकिस्तान में हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकता। ये लोग अगर इंडिया में हैं तभी जो पीएम है, इसकी अथॉरिटी इन लोगों पर बनती है। सारे लिंक्ड है ना ये चीजें। तो और ऑब्वियसली हम रिकॉग्नाइज करें कि ये बंदे इस पर अथॉरिटी इस जगह पर चला रहे हैं, इसको भी रिकॉग्नाइज करना है। कश्मीर, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड चीज क्यों है? क्योंकि उनके पास सॉवरेनिटी नहीं है, या कश्मीर टेरिटरी ही डिस्प्यूटेड है, इसीलिए उसको, उस पर अथॉरिटी इंडिया भी मानता है, उस पर अथॉरिटी पाकिस्तान भी मानता है। ये इश्यूज हैं। तो ये लोग एक लैंड पर कन्फाइंड रहेंगे जहां पर ये अथॉरिटी रहेगा। और इस लैंड को कौन चला रहा है? संविधान। मतलब कल को आकर कोई भी नई सरकार या कोई भी नया शासक, कोई भी नया आईएएस अफसर, कोई भी नया मंत्री, कोई भी नया जज अगर अपनी कलम से कुछ भी कानूनी व्यवस्था में बदलाव ले आता है या कोई नया कानून ही बना देता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कानून यहां पर बनेगा, ये कानून जो होगा, इट हैज टू बी द बेसिक, इट हैज टू एडहेयर टू द बेसिक लॉ ऑफ लैंड। जो आपका एक वक्त पर संविधान बन गया होगा। संविधान हमेशा स्टार्टिंग में ही बनता है। एक बार देश चालू करने से पहले आप संविधान बनाते हो, आजादी मिलते ही। हर देश ऐसा ही करता है। हाँ, उसके बाद नया संविधान चाहे 1000 बार बना लो। नेपाल ने भी ऐसा ही किया। नेपाल ने रिसेंटली 2015 में नया संविधान बनाया। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट नया संविधान बन गया, पुराने वाले को खत्म कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक बेसिक लॉ ऑफ लैंड होता है। अब अगर मैं कोई भी कानून बनाता हूं, वो कानून को संविधान की गरिमा का पालन करना ही करना पड़ेगा। तभी संविधान को मैं बेसिक लॉ ऑफ लैंड बोलता हूं। मतलब ये आपका एक मूल ढांचा है, एक मूल फ्रेमवर्क है, जिसके हिसाब से आपका देश चलेगा। और जो बाकी, जो आपका संसद जो आपके बाकी कानून भी बनाएगा, वो सब कानून भी इससे ताल्लुकात रखते होंगे। अगर वो सब कानून इसके खिलाफ हो जाएंगे, या आपकी कोई नीति या कोई आपका कोई ऐसा कदम इस संविधान के खिलाफ हो जाएगा, तो जो जुडिशरी है, जो आपके, हाँ, न्यायकारिणी है, वो उस संविधान को स्ट्राइक डाउन कर देगी, खारिज कर देगी उसको। Judiciary has the power to strike down any law or any executive action, any rule, any bylaw, anything done by the executive or legislative. Judiciary उसको strike down कर सकती है if it does not adhere to the provisions of the constitution. इसलिए भी इसको basic law of land बोला जाता है। That any law which I create has to adhere to the principles or the norms of constitution. Any step which I take in India, it has to adhere to the norms of the constitution. ट्रिपल तलाक बिल, ट्रिपल तलाक एक्ट जो है, वो ऑब्वियसली मुसलमान मर्द को ज्यादा पावर्स देता था मुसलमान औरतों के मुताबिक। तो जुडिशरी ने भी उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। उसके बाद पार्लियामेंट ने उस पर एक कानून बना दिया। वो कानून ये था कि भैया अब जो है ट्रिपल इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड रहेगा। अब कोई भी मुसलमान शादी 3 बार एक झटके में तलाक 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 बोलकर खत्म नहीं की जा सकती। इक्वालिटी है ना, राइट टू इक्वालिटी, समानता। तो मर्द और औरत में भी समानता होनी जरूरी है। ये बेसिक उल्लंघन ही मर्द और औरत की समानता के खिलाफ था, इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक। इसीलिए उस पर हमने कानून बना दिया। अगर कानून ये बनता कि ट्रिपल तलाक अलाउड है, या ट्रिपल तलाक होना चाहिए, या ट्रिपल छोड़ो एक ही बार तलाक बोलकर छुटकारा ले लो, अगर इतना आसान कर, तो दैट वुड हैव बीन, या फिर उस
कानून में ये बदलाव हो सकता था कि अगर मर्द ट्रिपल तलाक दे सकते हैं तो औरतें भी ट्रिपल तलाक दे सकती हैं। इसलिए या ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। हाँ जी। सी मार्क्स कंसिडर्ड दैट स्टेट और लॉज जो हैं या स्टेट के जो लॉज हैं या जो स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कौन होगा, वो एलाइट होगा, वो एक एलीट डॉक्यूमेंट है। he wanted the state to wither away means स्टेट और उसके सब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब विदर अवे करें। अगर स्टेट को खत्म करना है तुमने तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑटोमेटिकली खत्म करना पड़ेगा। He is not an unconstitutionalist. He is also against the spirit, or he is also against constitutionalism. Just as Gandhi was anti-constitutionalist, Marx was also anti-constitutionalist. You can say anarchist. In more specific, anti-constitutionalist is not a word. Anarchist is a better word for it. Anarchism itself means absence of any authority over you. Simple. अब libertarianism gets closer to anarchism. Liberalism is a road to anarchism. They want a limited state. So it depends कि कौन कितनी स्टेट चाहता है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कम्स व्हेन यू एडहेयर टू इट। शुरुआत अगर लिबरलिज्म से करो तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नॉट related to adherence of people. It is more related to the adherence of the authority. That authority or the state should adhere to the constitution. It should not go extra mile in doing what it does. लाठीचार्ज नहीं करा सकती जबरदस्ती, सेडिशन में तुम्हें पटक कर नहीं डाल सकती अंदर तुम्हारे किसी स्पीच पर या तुम्हारे फेसबुक पर लाइक या डिसलाइक करने पर या व्हाटएवर। समझ में है? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये है। इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ एंड ऑर्डर को या स्टेट को ही जो मना करते हैं, दे ऑब्वियसली हेट द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। इट इज रिटन नोवेयर, इट इज इम्प्लिसिट इन दिस। एक्सप्लिसिटली गांधी वाज नॉट अगेंस्ट द लॉज, ठीक है ना, और ही वाज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बट दोज लॉज वर मॉरल लॉज। ही confirmed to the human conscience. Gandhi never killed someone, and it is illegal to kill someone. It does not mean that he wanted to adhere to the laws. No, he wanted to adhere to the moral conscience of man. This goes beyond laws. जब मैं एथिक्स में लॉज और मोरालिटी के बीच में रिलेशन बताता हूं वो यही है कि अगर तुम में मोरालिटी नहीं है तो लॉज कुछ नहीं करेंगे। लॉज के बिना तुम रह सकते हो मोरालिटी के साथ, लेकिन लॉज के साथ तुम बिना मोरालिटी के नहीं रह सकते। कानून और नैतिकता में अगर तुम्हें चुनना पड़े तो तुम नैतिकता चुनोगे, क्योंकि अगर तुम अनैतिक हो तो कानून को भी तुम क्या करोगे, तोड़कर बायपास करके रिश्वत देकर आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर तुम नैतिक हो तो तुम कानून ही नहीं तोड़ोगे, या फिर कानूनों की तुम्हें जरूरत है ही नहीं। इफ यू हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स, इफ यू डोंट हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स। हाँ, यही कहना है, मोरालिटी, नैतिकता, नैतिकता की तरफ वो ज्यादा ध्यान देते हैं। वो बोलते लॉज आर सेकेंडरी। See, it does not mean that they will not adhere to laws. Don't take it literally. Gandhi also gave you some type of authority. How? Panchayat. Panchayat was an authority. It was a localized authority. Yeah, decentralized authority, you could say. You could say that in those terms. ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखो। अब दो टाइप की सिचुएशंस आती हैं। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं और मेरे आगे दो टाइप की सिचुएशंस आएंगी। एक कि मैं लकीर का फकीर बन जाऊं। लकीर का फकीर मैं कैसे बनूं कि यार मेरा ऑफिस टाइम जो है, मेरी नौकरी जो है वो 9 से 6 की है। मैं एक डीसी हूं डिस्ट्रिक्ट, या मैं एक पुलिस कमिश्नर हूं, या मैं कोई भी एक मैं मुलाजिम हूं। मेरा जो एग्जैक्ट टाइम है वो 9 से 6 है। तो और मैं उस टाइम को बिल्कुल मतलब 9 अगर हाँ 5:59 सेकेंड्स पर जैसे ही 1 सेकंड हुआ मैंने बिल्कुल बात करना भी बंद कर दिया, अपने बॉस को जवाब देना भी बंद कर दिया। मेरा हाँ कि नहीं,
कल 9 बजे गुड मॉर्निंग बोलूंगा। अभी मेरा टाइम खत्म हो गया। मैं बिल्कुल कानूनी व्यवस्था के या कानून के दायरे में ही काम कर रहा हूं। देखो, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, बहुत सारी जगहें ऐसी आती हैं जहां कानून साइलेंट हो जाता है, वेयर लॉ इज साइलेंट, एंड देन कम्स इन योर मोरालिटी, योर कंसाइंस, योर इनर वॉइस, यार मुझे अब क्या करना चाहिए। एक एक और एग्जांपल देता हूं बड़ा अच्छा। हम यूजुअली पुलिस के लिए एक गलत माइंडसेट या एक गलत इमेज या एक गलत एटीट्यूड अपने मन में बनाकर रखते हैं कि सारे पुलिस वाले चोर हैं, या एक एसबीआई के एम्प्लॉय के लिए हम यही मानते हैं कि हाँ, कि वो निकम्मे हैं, उनका सर्वर हमेशा डाउन है, अगर सर्वर अप है तो लंच टाइम है ना? तो दोनों में से एक चीज है और वहां काम नहीं हो रहा। या सरकारी टीचर जो है बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे। हम ये 3-4 अपने दिमाग में एक ऐसी चीज बनाकर रखते हैं। लेकिन बहुत सारे अच्छे ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर पुलिस वालों की अगर आप ड्यूटी देखें तो ना उनका दिन है ना उनकी रात। सरकारी टीचर ऐसे ऐसे जगहों से बच्चों को मोटिवेट करके बाहर ले आते हैं, वरना वो एक दलदल में होते हैं। एक गांव में जाकर सोचो पढ़ाना, सुबह 6 बजे की बस पकड़ना और एक पूरे गांव में जाकर पढ़ाना, और उस गांव में लिटरली बैठने के लिए स्कूल में कुर्सी भी नहीं है। वो फट्टे के नीचे पेच भी लगे नहीं हुए और वो बस टेम्परेरी आपने रखा हुआ है। आप हिलेंगे तो वो फट्टा गिर जाएगा। ठीक है ना? तो यस, लिटरली दिस इज द थिंग्स व्हिच पीपल हैव टू अंडरगो। और बहुत अनसेफ है वो एरिया टीचर्स के, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सरकारी टीचर्स की। मेरे मामी जी भी सरकारी टीचर हैं, आई नो द प्रॉब्लम्स एज वेल। तो उसी लिए, और तीसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया था, पुलिस वाला। अब पुलिस वालों के लिए कई बार उनको क्रियाक्रम जो करना पड़ता है ना, डेड बॉडी को, लाश मिलती है, उसका क्रियाक्रम भी उनको खुद अपनी पर्सनल पैसों से करना पड़ता है। चौकी वाले सारे अपना पैसा कोलैबोरेट करते हैं, अपनी अपनी जेब में से 500 रुपए निकालते हैं हर बंदा, और 2000-3000 रुपए में फिर उसकी लकड़ी लाकर, उसका कफन खरीद कर उसे शमशान घाट तक पहुंचा कर आते हैं। और डेड बॉडी को हाथ लगाना, गटर में गिरी हुई है या खून से लथपथ है, उसको हाथ लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ा बहादुरी का काम है, मैं तो बोलता हूँ। उसका क्रियाकर्म करना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो सत्यमेव जयते में आमिर खान ने हमें ये चीज बताई भी थी कि वी शुड नॉट ऑलवेज थिंक पुलिस वाले एज दोज पीपल हु आर, ठीक है ना, वी शुड, या वी शुड think that they are also humans, they also have a family, they also have children। उसी तरह सरकारी मुलाजिम, वॉट एवर कंडी, अगर आप एक्सिस बैंक में बैठे हैं तो आपको पता है कि दिन रात आपके 10 कस्टमर आने, 10 कस्टमर्स आपके दिन रात आने, और आपने सारा दिन एसी में बैठना है, और आपको गद्दा मिला होगा, सोफा कुशन आपको मिला होगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप एसबीआई में हैं तो 1 घंटे में आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आपके कैश काउंटर से लेकर बाहर तक, रोड तक लाइन लगी होगी लोगों की। किसी ने 100 रुपए लेने, किसी ने 1000 लेने, किसी ने 10,000 लेने, किसी ने 1 करोड़ भी लेना है। और एक भी नोट में अगर गलती निकल गई आपसे, तो शाम को वो आपकी जेब से पैसे जाएंगे। यस, शाम को हिसाब मिलाकर ही आप लोगों ने बैंक छोड़ना है, अदरवाइज यू विल बी डीम्ड टू बी अ थीफ। आप पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा अगर वो हिसाब में शाम को बैलेंस बिगड़ जाता है ब्रांच का। यस, 8-8, 9-9 बजे तक भी कई बार हिसाब निकालना पड़ता है इनको, एसबीआई वालों को। हमें तो सिर्फ लंच टाइम दिखता है ना, ये रात को 10-10, 11-11 बजे भी घर आते हैं। प्राइवेट से ज्यादा गंदी नौकरी हो जाती है इनकी। तो वो वाली चीज है। अब यहां पर तुम्हारी नैतिकता काम कर रही है। कानून क्या कह रहा है, 6 बजे घर जाओ। लॉ क्या कह रहा है, 6 बजे घर जाओ। लेकिन मॉरालिटी क्या कह रही है कि नहीं यार, हमें कुछ, जहां पर कानून साइलेंट है, जहां पर लॉ साइलेंट है, वहां पर ह्यूमन कंसाइंस काम करेगी। तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, जहां पर संविधान ने कुछ नहीं बताया हुआ, वहां पर आपकी डिस्क्रिशन काम करती है। और अपनी डिस्क्रिशन का सदुपयोग करना, या सही तरीके से अपनी डिस्क्रिशन को अप्लाई करना ताकि जनता का भला हो, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। लीगैलिटी लकीर के फकीर बन जाना, सी लीगैलिटी इज नॉट बैड। कानून का कर्तव्य पालन करना अपना
कोई बुरी चीज नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट morality, you go an extra mile. This is the difference I told you in commitment and dedication in ethics. A single person is committed. Fine. Commitment मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका, 9 से 6 की उसकी ड्यूटी है. He will not help you at 6:05 कि अब तो टाइम हो गया, आई एम रियली सॉरी. नो, नथिंग कैन हैपन. एक बंदा ऐसा है जो थोड़ा सा एक कमिटेड के साथ डेडिकेटेड भी है अपने काम के प्रति. वो क्या करेगा, वो एक एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार हो जाएगा. वो आपकी प्रॉब्लम भी देखेगा कि यार आप भी एक इंसान हो और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता. और अगर कोई बूढ़ी माताश्री अगर आ जाती है राशन लेने बिना आधार कार्ड के, अब वो गरीब है, बूढ़ी है, भीख मांगती है, अब उससे क्या आप कागज पत्र की उम्मीद करोगे? उसके ऊपर 2 गज कपड़ा तो है नहीं उसके शरीर में इतनी बुरी सर्दी में. डू यू एक्सपेक्ट हर टू कैरी अ गुड एन एटीएम और वॉलेट? नहीं, उसके पास नहीं होगा. सो टू हेल्प हर यू वुड नीड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. To just do your duty, you need constitutional legality. To go extra mile out of your duty, to go that extra edge, will need constitutional morality. इसको दूसरे पहलू से भी देख सकते हैं. कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है साइलेंट हो जाता है. जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर को मिनिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से काम करना पड़ता है. और मिनिस्टर्स अगर एक बार एडवाइस दे दें तब वो मोड़ सकता है. लेकिन जब दूसरी बार वो एडवाइस आएगी तो उसको वो माननी ही माननी पड़ेगी. तो ठीक है ना, समझ में आया? तो उसको माननी माननी पड़ेगी. अब जब उसको वो एडवाइस माननी पड़ेगी, मान लो वो नहीं मानता, वो एडवाइस नहीं मानता. अब संविधान यहां पर क्या है, साइलेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि अगर प्रेसिडेंट तुम्हारा एडवाइस नहीं मानेगा दूसरी बार तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए. अगर तो होता फिर तो ठीक है कि इम्पीचमेंट शुरू करो जी, हटाओ इसको, मानता नहीं है हमारी बात. अब जब कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो फिर यहां पर सरकार की नैतिकता और प्रेसिडेंट की नैतिकता दोनों काम में आएंगी. लीगली तो देखो उसको माननी चाहिए थी. द्रौपदी मुर्मुरे को यूनियन काउंसिल ऑफ सॉरी मुर्मू को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस माननी चाहिए थी लीगली. अब वो नहीं मान रही, अब तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं. तो यहां पर किसी एक को झुकना पड़ेगा देश हित में. और कौन झुकना चाहिए हम नहीं कह सकते. जिसके साथ इंसाफ है या जिसके डिसीजन के साथ सोशल जस्टिस है उस इंसान को झुकना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कानून है जो पार्लियामेंट पास कर रहा है लेकिन उसमें आदिवासियों को या माइनॉरिटीज को खतरा है या औरतों के लिए वो खतरनाक है या बच्चों के लिए खतरनाक है और प्रेसिडेंट अड़ जाए, जी मैं नहीं साइन कर रही, जाओ. दैट विल बिकम एक्टिविज्म, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म. ऐसा हुआ है. तो वहां पर तुम्हारी मोरालिटी काम करिए. एग्जीक्यूटिव नहीं उसके पीछे पड़ गया कि हम साइन करो वरना हटा देंगे. समझ में आ रहा है तुम्हें? सिमिलरली एक और प्रावधान होता है बिल का, मनी बिल का. मनी बिल को लोकसभा का स्पीकर सर्टिफाई करता है. अब कई बार लोकसभा में क्या होता है, तुम्हारे पास नंबर है, तुम्हारे पास 255 मेंबर हैं, सीट्स हैं लोकसभा में, तुम वहां पर कोई भी बिल को पारित करके पास कर सकते हो, किसी भी चीज का संशोधन कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी से. ऑर्डिनरी बिल को पास कर सकते हो, फाइनेंशियल बिल को भी तुम पास कर सकते हो जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए है मान लो. तो उसको सर्टिफाई करने का काम होता है स्पीकर का. फिर जब वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा की उस पर कोई नहीं चलती. राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा. अगर नहीं भी करता राज्यसभा उसको पास तो ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा. तो यहां पर मैं अगर मेरे पास आंकड़े राज्यसभा में नहीं है, राज्यसभा में मेरे पास मान लीजिए सिर्फ 40 आंकड़े हैं, 40% सीट्स हैं मेरे पास और बहुमत के लिए मुझे 50% चाहिए, वहां पर मेरा बिल हार जाता है. वहां पर मेरा बिल पारित नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा. आधार के टाइम बीजेपी के पास राज्यसभा में नंबर्स नहीं थे. आधार एक्ट जब उन्होंने पास करी तो उनके स्पीकर ने क्या किया, उनके स्पीकर ने आधार बिल को मनी बिल की तरह सर्टिफाई कर दिया. और जब वो राज्यसभा में गया तो राज्यसभा के पास कोई भी चारा नहीं था. अब लीगैलिटी तो क्या कहती है, स्पीकर इज विद इन हिज राइट्स टू पास दैट बिल. बट मोरालिटी, शुड ही हैव डन दैट मॉरली? नेवर.
उसको मॉरली ऐसा नैतिकता ये नहीं बोलती। विधि का विधान ये बोलता है, कानून ये बोलता है, विदिता ये बोलती है कि भैया कर सकता है। वो स्पीकर है, साइन कर दे, मनी बिल बन गया, कर सकता है वो। लेकिन मॉरली क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? कदाचित भी नहीं, उसको बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहिए था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल morality. I don't think I could have explained it better. Still, if you have some doubt, I am waiting for 10 seconds. I'll have some water. Yeah. Online people, is there any doubt? Can we say constitutional morality as extra constitutionalism? Okay, yes, you can say that. Yes, because yes, you can say that. You are crossing the boundary of the constitution to do something extra to help your people, Sheetal. तुम बिल्कुल ऐसा बोल सकती हो. Extra constitutionalism, yes, बिल्कुल बोल सकती हो. Can you call it unconstitutionalism? No. Why? Because in spirit you are adhering to the constitution and you are doing something better to solve the ultimate purpose of why constitution has been made, to justify or to confirm with the philosophy of the constitution. मूल भाव आप उसका बाहर निकालना चाह रहे हो संविधान का, कि संविधान को अम्बेडकर ने बनाया ही क्यों था? अल्टीमेटली संविधान लोगों के लिए बना है, लोग संविधान के लिए नहीं बने. Very good, Sheetal. Yes, you can call it extra constitutionalism, but call it very carefully. It is extra constitutionalism when, yes, when you go an extra mile, yes, you can call it extra constitutionalism. Wonderful. और कोई doubt? Yes. Come up with all these. तुम लोगों के यही डाउट्स मुझे अंबाला छोड़ने नहीं देते, भाई गॉड.